अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई पिंक से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। पीएनवाई पिंक स्पेशली डिज़ाइन की गया है फीमेल्स के लिए, जो फीमेल्स आईटी के अंदर अपने करियर को बिल्ड करना चाहती हैं या फिर मेकअप की साइड पर आना चाहती है, सेल्फ ग्रूमिंग की साइड पर। तो दिस एंटिटी स्पेशली डिजाइन फॉर द फीमेल। इट्स अ पार्ट ऑफ पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी। पीएनवाई पिंक की जो हमारी सीरीज है वो स्पेशली डेडिकेट की गई है फीमेल्स को, और उसके अंदर हमारी जो भी गेस्ट हैं और जो भी हम टॉपिक लाते हैं वो ऐसे टॉपिक लाते हैं जो कि जेनेरिक हो, जिसके अंदर हम एक नरेटिव को बयान करें, ना कि हम किसी को अच्छा या बुरा दिखाएं कि फीमेल्स ही अच्छे हैं मेल्स बुरे हैं और जो है सप्रेस हो रहा है। सिर्फ हम एक हालात के ऊपर बात करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरीके से, जो कि एक बहुत जेनेरिक टॉपिक है और वो किसी के साथ भी हो सकता है। उसके लिए आपका जेंडर में मेल या फीमेल होना जरूरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी गेस्ट को वेलकम करूंगी, सिद्रा जावेद को। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम सिद्रा की बात करें तो माशाल्लाह सिद्रा एज ट्रेनर और साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर इनका काम है। वो मैं नहीं बताऊंगी, सिद्रा बताएंगी, क्योंकि सिद्रा हमारे शो का एक थीम है कि हमारे गेस्ट अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे क्या आपकी डिग्री थी और कैसे आए ट्रेनिंग की साइट पर, कैसे आए, और ये जो साइकोलॉजिस्ट है क्या आपकी नीश है, क्या काम चल रहा है। तो प्लीज आप हमें बताएं। ओके, सो हुस्ना, मैं जो हूँ वो सबसे पहले आई डिड माय बैचलर्स इन साइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद आई डिड माय एमफिल इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। और जब मैं एमफिल कर रही थी तो उसके साथ साथ ही आई वाज डूइंग माय आई वाज फाइंडिंग कि मैं अपने ऑप्शंस को कैसे एक्सप्लोर करूं और किस Yeah. तरीके से मैं अपनी फील्ड में क्या काम कर सकती हूँ। सो सिंस जब मैं बैचलर्स करके ख़त्म हुआ, मतलब मेरी डिग्री ख़त्म हुई, तो हमारी साइकोलॉजी के ना तीन आगे ऑप्शंस होते हैं, लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो तब तक एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी में। मुझे उसके लिए 6 मंथ्स तक वेट करना पड़ा। वो 6 मंथ्स बाद इंट्रोड्यूस हुई थी। तो टिल देन आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब इन वन ऑफ द कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पर आई वर्कड एज अ काउंसलर एंड आई लिटरली सिंस इट्स बिन 3 to 4 years now. I have been working in educational institutions. I'm currently, working as a visiting faculty at CPM University. Uske alawa, I have been, training, different. I have been giving trainings and workshops in different Yeah. educational sectors like IBA, like Karachi University, like Lums University, like um, other than that, मैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, आई वेंट देयर एज वेल। मैं हंसना, मैं सबकी एक बात की आपसे कहूँगी कि हम ये स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ कोई क्लास है या कोई कोई स्पेसिफिक लोग हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है। मैं लिटरली जहाँ भी गई, इनफैक्ट मैं टीवी शोज में भी आती रही हूँ, मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के साथ मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट काम किया हुआ है। मैंने हर जगह नोटिस किया कि प्रॉब्लम है, एंड दिस प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट्स, और हर एज ग्रुप के साथ। टीनेज लाइफ के साथ हमें लगता है, बच्चों के साथ लगता है कि नहीं शायद ज्यादा है, कोई कहता है बड़ों के साथ ज्यादा है। नो, हर एज ग्रुप के साथ है। और वो क्या है, वो कैसे है और कैसे शुरू होती है और क्यों शुरू होती है, वो मैं ऑब्वियसली आगे डिस्कस करूंगी। या दैट्स ओके। अबाउट इट। या इट्स वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूंगी कि अगर आपने भी किसी भी तरह का आपका सवाल हो हमसे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमने रखा भी इस बात में कि व्हाई मेंटल हेल्थ इज नेग्लेक्टेड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। कि आप हमें बताएं कि मेंटल हेल्थ होती क्या और पाकिस्तान में कितने ज्यादा मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ को। ये कंसिडर करना कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी एक फिनोमेना और वो आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके इमोशंस पे सबको अफेक्ट करती है। तो प्लीज सिद्रा आप हमें बताएं। ओके, सो ना व्हेन आई वाज डूइंग माय डिग्री एंड ऑल, ठीक है, तो मैंने इन 6 साल की पढ़ाई में नोटिस किया, ठीक है, कि कितना हमारे माइंड और बॉडी में डिफरेंशिएट किया जाता है। सिंस मेरे घर में मेरे भतीजे हैं जो ट्विन्स हैं, ठीक है, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक ट्विन को मोबाइल दे दूं गेम खेलने के लिए फॉर एग्जांपल, और उसको मैं 10 मिनट ज्यादा टाइम दे दूं, और दूसरे वाले को अगर मैं 10 मिनट या चले 5 मिनट या 1 मिनट भी कम टाइम दे दूं, तो फेवरेटिज्म और मतलब दे वेरी गुड एट स्पॉटिंग द फेवरेटिज्म ना, ट्विन्स आर वेरी गुड एट इट।
तो Yeah. वो फौरन से स्पॉट करते हैं कि नहीं भाई, हमारे पप्पू हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उन अली भैया को ज्यादा दिया है टाइम, मुझे कम दिया। एक फेवरेटिज्म का एकदम से उनको Yeah. समझ में आ जाता है। Yeah. तो ये जो 6 साल मैंने लगाए पढ़ाई में, मैंने इसमें एक्चुअली में देखा कि कितना हम लोग यूजुअली दुनिया भर में भी, और स्पेसिफिकली हमारी कंट्री में, जैसे आप कह रही हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, तो इट्स मोर लाइक कि हमारे यहाँ बॉडी को ज़्यादा अहमियत दी गई है शुरू से, लेकिन हमारे माइंड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ चीज़ों को निगलेक्ट किया, छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट किया गया। नहीं पता किसी को कि अगर आपके हाथ में तो चोट लगी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसमें तो आप बाम लगा के या मरहम लगा के ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सेटल इट, सही है। Yeah. लेकिन एक चीज है ना कि अगर हाथ ही टूट गया है तो आप खुद उसको उसको जोड़ सकते हैं, यू कांट डू दैट, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट, राइट। या जैसे अगर 5 साल के बच्चे भी होगा तो अगर उसको चोट लगेगी, उसे पता होगा घर में ना मेडिकल बॉक्स का रखा है, मुझे वहां जाके बाम उठानी है, लगाना है। लेकिन 5 साल के बच्चे को ये सिखाया नहीं जाता कि इफ यू व्हेनेवर यू फील लो, व्हेनेवर यू फील डाउन, तुम्हें किससे बात करनी चाहिए, तुम्हें क्या बात करनी चाहिए, तुम्हें कैसी एक्सरसाइज करके अपने आप को बेटर फील कराना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट हम किस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपनी बॉडी को ज्यादा अहमियत देते हैं, बट अपने माइंड को नहीं। हु बट वी डोंट नो कि आवर बॉडी वर्क्स थ्रू आवर माइंड, राइट। Yeah. अगर हमारा दिन, अगर हमारी कोई सोच अच्छी नहीं चल रही है, हमारा दिन अच्छा नहीं गुजर रहा, या हमारी कोई, हम लोग अंदर से अनहैप्पी हैं, तो हमारा दिल नहीं करेगा कि हम बॉडीली कोई वर्कआउट करें या कोई काम करें, ठीक है। वो क्यों? बिकॉज हमारे माइंड में टेंशन है, राइट। सो इट्स Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल हेल्थ, जब आप मुझसे सवाल करी थी कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, और उसकी बेसिस पे your personality, your activities, your routine, your me time, everything. So जो आप ये कह रही हैं कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों इतना निगलेक्ट किया गया है, मैं Yeah. इसके रिलेटेड कुछ मिथ्स बताना चाहूंगी यहाँ पे। Yeah. इट्स बेसिकली मोर लाइक कि शुरू से ये समझा जाता था, जैसे आई एम नॉट इवन किडिंग हुस्ना, मेरे पास अभी करंटली एक क्लाइंट है, एंड शी मेंशन दिस फैक्ट कि उसकी अम्मी ने कहा उस जमाने में एक थॉट होती थी, ठीक है, कि नहीं नहीं, जो जिनको मेंटली इल या पैनिक अटैक या एंजाइटी के इश्यूज जिनको होते हैं, इन लोगों को ना थोड़ा सा मतलब इन लोगों को जरा 2-3 जना उनके पर, मतलब उनको थप्पड़ पर मारने चाहिए और वो ठीक हो जाएंगे। इन लोगों की थोड़ी पिटाई होनी चाहिए। I mean, बिल्कुल। I was shocked. Like I was literally shocked to hear that news. I was like, इस एज ग्रुप में या अभी या आजकल के दौर में तो फिर इतनी ज्यादा अहमियत आ गई है। Like people wouldn't talk like this कि नहीं, मारेंगे 2 थप्पड़ लगेंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट दे वुड से कि चलो भाई पागल है समथिंग, क्योंकि ये चीज हम सुनते ही रहते हैं, राइट, विच इज ऑल्सो नॉट ओके, राइट। लेकिन ये कहना कि नहीं नहीं, जब तक तुम्हें मार नहीं पड़ेगी तब तक तुम ठीक नहीं होंगे, तो वो उस चीज को मेरी क्लाइंट बहुत सीरियसली ले गए। यू नो ये चीज है, दीज आर द मिथ्स, कि जहाँ पे ये समझा जाता है कि आप अगर आपकी जो है वो, पहले तो ये समझा जाता है कि नहीं ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट बिल्कुल। नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज समझी जाती है कि हमें कैसे हो सकता है, हम तो ठीक है, ये तो सिर्फ 10 में से एक इंसान को हो सकता है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, यहाँ थोड़ी होना चाहिए। फिर कहा जाता है कि वो ऐसे लोग, ये लोग तो पागल होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, दे वेरी हार्मफुल, ठीक है। सो कुछ ये मिथ्स हैं जिसकी वजह से पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। और फिर अगर बात की जाए कि भाई थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, या टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ एटलीस्ट, सो दे सडनली गेट ऑफेंसिव एंड दे से कि क्या हो गया भाई, वी आर ऑल राइट, हमारी मेंटल हेल्थ इट्स ऑल कूल। मतलब मेंटल हेल्थ तो पहले समझती नहीं हो, फिर नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक है, ऐसे जैसे पता नहीं खुदा ना खासा हमने कोई इनको बीमारी कह दी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द फैक्ट कि जितनी बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही माइंड, बल्कि मैं कहती हूँ उससे ज्यादा माइंड होना चाहिए, बिकॉज माइंड सही रहेगा तो ही बॉडीली आप बाकी चीजों के लिए वर्कआउट कर सकते हो। या दैट्स अबाउट इट। ओके। देखिए, ऑब्वियसली ये कहा जाता है अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ में वो एक ये प्रॉब्लम है कि जब अगर किसी को कोई मेंटल इशू है या ही और शी नीड हेल्प, तो सबसे पहले मैं कोई मुझे बुरा मत ले, हम कह देते हैं कि आप नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। लेकिन कई दफा होता है कि वो शायद स्वेट डिप्रेशन में होता है और ये चीजें भी वर्कआउट कर नहीं रही होती हैं, एंड दे वांट समवन के जो उनको उनको मेडिकल हेल्प चाहिए। तो ये इस तरह की सिचुएशंस हम बहुत देखने में, आपको क्या लगता है कि देखें, एक हमारी हम
टेंशन होती है, पैनिक, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो इन चीजों में क्या डिफरेंस होता है और किस लेवल पे जाकर जो है हमें सच में सीरियसली समवन नीड हेल्प और हमें सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको ये कहते हैं। हम ये कई दफा बातें भी सुनते हैं, ये तो साइको है, ये तो पागल है, इसका तो दिमाग चल गया है, ये दीन से दूर है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें जो होती है इन ये होती क्या और इनसे कैसे टैकल किया जाए? आपने क्योंकि ये बात की तो मुझे इस पर मेरा एक और केस याद आ गया कि जिससे मेरे क्लाइंट का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, 5-6 साल पहले, ठीक है, और उसको दिमाग में चोट आई थी, ठीक है। एंड इत्तेफाक से वो और उसके जो फादर थे दोनों ही ड्राइव करके आ रहे थे, और उसके जब फादर ही ड्राइव कर रहे थे और वो पीछे बैक सीट पे सो रहा था, और किसी तरह जब जब आप इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो और देखो साथ वाला इंसान भी सो रहा है, तो फिर आपकी भी कहीं ना कहीं आंख लग जाती है, वो एक माहौल बन जाता है। सो ऐसी कोई फादर की जो है, उनकी फादर की आंख लग गई और एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद वो जो मेरा क्लाइंट था वो बेहोश हो गया, और वो वहीं से जो है वो 3 दिन तक ही वेंट टू आईसीयू और वहीं बेहोश रहा। और उसके बाद जब वो वापस होश में आया तो डॉक्टर ने उसके फादर से कहा स्पेसिफिकली कि इनकी थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे चोट लगी है, तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस या कुछ भी चीज़ों की वजह से होने से हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल तौर पे इल हो जाएं फ्यूचर में, अगर इनको ज़्यादा प्रेशराइज किया जाएगा तो, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल। अगर आपकी ब्रेन में इंजरी आए और समथिंग लाइक दैट, आप हो सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। तो उसके फादर, अब यहाँ पॉइंट आता है, क्योंकि आपने जो इन चीज़ों की बात की है ना कि नहीं मानते लोग और बोलते हैं कि दूरी है, इस्लाम से दूरी है, हिज फादर वाज एग्जैक्टली लाइक दिस। हिज फादर यूज्ड टू से कि नो नो, उसके उस टाइम तो डॉक्टर की बात सुनी, और इसके बाद घर आके कुछ टाइम उसको रेस्ट करने के बाद उसने जबरदस्ती उनकी जो भी बिजनेस था उसमें लगा दिया, और बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर किया, बहुत अब्यूसिव भी हुआ है, बहुत, मतलब इस तरह का केस हो गया था कि उस लड़के को समझ नहीं आता था कि मैं कैसे समझाऊं कि मेरे साथ क्या, उसको खुद भी नहीं पता था। और एक ही उसके फादर की एक ही स्टेटमेंट थी कि अल्लाह से दूरी है, नमाज से दूरी है, कुरान से दूरी है, अगर ये नमाज कुरान पढ़ने लग जाए बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं ये कहती हूँ कि हाँ ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं, हमें नमाज कुरान ऑब्वियसली बात है, वक्त के साथ एवरीथिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऑब्वियसली हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक रहीम है, वो एक पाक ज़ात है, वो इंसान की मुश्किल देखते हुए मजीद उसमें मुश्किल नहीं डालेगा, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, राइट। अब ये सिचुएशन हम इंसानों को समझ नहीं आती। हमें एक पॉइंट में हमेशा कहती हूँ कि अगर एक इंसान को सुकून लेना ही नहीं आ रहा, तो वो नमाज कुरान में कैसे सुकून लेगा? You get my point? Yeah. Hello. हाँ, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, please बोलें. Yeah. Okay. हाँ, तो आई वाज सेइंग कि मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि एक इंसान को अगर सुकून लेना ही नहीं आ रहा, तो वो नमाज कुरान में भी कैसे सुकून ढूंढेगा? क्योंकि उसके मेंटली अगर वो इल है, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री कुछ डैमेज्ड है और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी केमिकल इम्बैलेंस है, एनीथिंग दैट हैज हैपेंड, या जनरली भी कुछ भी, किसी भी डिप्रेशन या किसी भी सिम्टम की वजह से उसको नहीं उठने का, फटीग फील करता है, उसे नहीं उठने का दिल कर रहा, तो रादर देन आप उससे एक प्रोफेशनल हेल्प, ऑब्वियसली प्रोफेशनली आप जाओगे, वो उसको प्रोफेशनली तौर पे ठीक करेगा तो ही तो उसका दिल करेगा ना फिर। ओके, बाकी डेली लाइफ, देखिए नमाज कुरान क्या है, इट्स लाइक अ डेली लाइफ एक्टिविटी, इट्स लाइक अ फर्ज, लाइक जो आपको करना है, डेली करना है, ठीक है। अब वो इंसान जिसको डेली लाइफ वर्किंग ही नहीं करने आ रही, वो उसको बेड से उठना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, आप उसे कैसे फोर्स कर सकते हो कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम इस्लाम से दूर हो, ये एंड ऑल। ये जो चीजें होती है ना, ये ऐसे क्लाइंट को मजीद उस ब्लैक जोन में ले जाती हैं, जिससे वो फिर कभी वापस आना ही नहीं चाहता, वो रियलिटी से हटना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं दुनिया ही ऐसी है, पीपल कैन नेवर अंडरस्टैंड, या सो इट्स मोर लाइक दिस। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारी सोसाइटी के अंदर वी आर इन कि हमारे यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। एक तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, फिर बॉडी शेमिंग और ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई लड़की पतली है तो वो पतली बहुत है, अगर कोई मोटी है तो वो मोटी क्यों है, और बहुत ज्यादा से सोशल स्टिग्मा हमारे साथ है, जो कि हमारी स्पेसिफिकली फीमेल्स के माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं कि हम रियलाइज ही नहीं करते कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम वर्बल अब्यूज को अब्यूज ही नहीं समझते।
तो इस तरीके से हर फीमेल, जैसे कि कुछ फीमेल होती है जिनकी हमारे यहाँ पे एक शादी की उम्र है, अगर वो उम्र कोई गुजार गई है तो उस लड़की का जीना हराम कर देते, नो मैटर कि वो कितना अच्छे अपने करियर में एक्सेल कर रही हो। तो इस तरह की अगर कोई फीमेल्स फेस कर रही हो डिप्रेशन, तो वो कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें और इन चीजों से, इस नेगेटिविटी से अपने आप को निकालें। So is your question more about the body image? या बॉडी इमेज एंड द ठीक है, इश्यूज फीमेल आर फेसिंग सेल्फ मोर लाइकली। एस्टीम, या या ठीक है। So इत्तेफाक से हसना, आपके आज जो क्वेश्चंस हैं they are very much related to how I've dealt with my different kind of clients. So I still remember, खैर इस तरह के clients तो मेरे पास still अभी तक बहुत आते हैं कि जिनके actually females को body issues होते हैं, body image issues होते हैं, उनको self esteem issues होते हैं, जैसे उनको बताया जाता है कि वो वैसी हैं, उनको वो अपने आप को वैसे समझने लग जाती हैं और उसके बाद फिर वो उनकी personality shatter होके रह जाती है। I still remember मेरे पास एक client आती थी, she was an A-level student and she was only 17 at that time, ठीक है। और वो आई ही, मतलब she was very pretty, Husna, you will not even believe, she was very pretty, she belonged to a good family and everything, but still जब उसकी self esteem को measure किया गया, it was on like on a like 0 to 10 के scale में वो अपने आप को measure करती थी कि no, I feel that I'm not good enough, और वो 0 और 1 पे अपने आप को rate करती थी that no, I'm not at all good enough, you know, इस तरह। तो जब उसके बाद exploration की गई कि क्या हुआ, ये क्यों ऐसे करती हो, तो मैं मतलब why do you think that you're not good enough though you're so much good। तो she said कि मेरे खानदान में, you know, specifically you won't even believe this Asna, but she said कि मेरे खानदान में हम cousins, जो मेरी एज ग्रुप की cousins हैं, हम लोग जब भी कोई event होता है, हम अगर उसमें जाते हैं या खानदान की गैदरिंग में हम जाते हैं, तो हम 3-4 लड़कियों को यूं साथ खड़ा किया जाता है और सब बैठकर, मतलब लाइन से सब बैठकर कमेंट्स देते हैं कि कौन इसमें ज्यादा खूबसूरत है, कौन इसमें ज्यादा पतला है, कौन इसमें ज्यादा गोरा है, कौन इससे ज्यादा अच्छा है, किसके बाल स्ट्रेट है, किसके, मतलब कैन यू बिलीव दिस। और वो अभी 17 साल की थी, उसने कहा ये काम बचपन से होता आ रहा है। एंड शी और अब ऑलवेज यूज टू 55। गेट, या शी ऑलवेज यूज टू गेट कमेंट्स लाइक कि तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम बदसूरत हो, लेकिन तुम ग्रूम करो, तुम्हारे बाल कर लिए, तुम्हें स्ट्रेट करने हैं, तुम्हारा रंग थोड़ा गोरा करना है, यू नो। ओ गॉड, उसको इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया दैट नाउ इवन इफ शी ट्राइज टू बिकम ब्यूटीफुल और समथिंग, ग्रूम करने की कोशिश भी करे, शी वुडंट फील गुड अबाउट इट। उसका स्कूल जाने का दिल नहीं कर, उसका लाइक ए लेवल्स की जो स्टूडेंट थी एंड शी डिसाइड कि नहीं मुझे प्राइवेट करना है, मुझे मुझे करना ही नहीं है, लाइक मुझे लोगों को फेस ही नहीं करना। ये कहाँ से आते हैं? ये आपके घर से शुरू होता है ये मसले। मैं समझती हूँ कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मतलब मैं समझती हूँ हर इंसान बहुत खूबसूरत है, हर इंसान अल्लाह ताला ने जैसा बनाया उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि हम माहिर होते हैं ना कैटेगराइज करने में कि कौन खूबसूरत है या कौन नहीं खूबसूरत है, यू नो, वी द यस सोसाइटी। यस सो अगर या ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको ये कहा भी जाए दैट यू नॉट प्रिटी इनफ और यू नॉट गुड इनफ, लेकिन क्योंकि उनके घर वाले उसमें इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हंसना। तो इट्स ऑल अबाउट कि जब उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, उनकी सेल्फ स्टीम बेहतर होगी, नॉर्मलाइज होगी, जब उनकी कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, जब उन्हें बताया जाएगा कि नो मैटर व्हाट you are good enough and you can deal with the stuff, you can deal with the challenges, तो वो क्यों नहीं बेहतर होंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे, जैसे आपका सवाल है कि इस तरह के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान जो है अगर ये समझ ले कि वो अपने इमोशनल रिएक्शंस का जिम्मेदार खुद है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये बात मैं जनरली अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड थिंग मेड मी एंग्री, ठीक है, इसमें आपका एंगर और पावर ऑफ हर्ट किसके पास चला गया, टू द XYZ थिंग और टू द XYZ या पर्सन। लेकिन अगर आप या सिर्फ स्टेटमेंट को रिफ्रेम करके अपने आप को बोलें कि आई माई सेल्फ मेड माई सेल्फ एंग्री और हर्ट बिकॉज ऑफ XYZ थिंग, यहाँ पे पावर ऑफ हर्ट और पावर ऑफ एंगर किसके पास चला गया, आपके खुद आपके के पास। पास। ठीक है, बस या इतनी सी बात है, रिफ्रेम किया है आपने, ठीक है। सो व्हेन even if the girls out there who are watching me are facing this problem and you think that they're not good enough because what have people labeled them, and how have people told them to, uh, उन्हें बस ये बताना है या वो ये याद रखें कि वो अपनी जिंदगी के और अपने इमोशनल रिएक्शंस के जिम्मेदार खुद हैं। उन्हें खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उन्हें पावर ऑफ हर्ट और पावर ऑफ यू नो पावर ऑफ एंगर अपने आप को देना है और फिर रियलाइज करना है दैट
हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ज़िंदगी के, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इमोशनल रिएक्शंस के, तो हम वही करेंगे। ऑब्वियसली हम अपने आप को वैसे ही समझेंगे जैसा हम चाहते हैं। और मज़ीद अगर वो अपने आप के अंदर बेहतरी और पॉजिटिव अफर्मेशंस लाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि डेली कम से कम 10 मिनट के लिए शीशे में खड़े होकर अपने आप को कम से कम कोई 3 गुड क्वालिटीज जो आप अपने बारे में पसंद करते हो, सिर्फ वो अपने आप को रिमाइंड कर रहा हो। Start loving yourself, start spending time with yourself, start giving time to yourself, start having the me time, meditations करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक पे चले जाएं, मतलब वो सब करें कि जो आपको अपने अंदर से आप अपने आप को एक्सप्लोर करवाना चाह रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज योर रियल ब्यूटी। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी देयर इज अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट nobody understand the female is been through this kind of a depression. अब तो फिर भी पता चल गया कि so much technology और everything is here so we can understand कि yes this kind of a depression होता है। उससे पहले तो कभी ये समझा जाता, और अभी भी बहुत से हमारे रूरल जो हमारी कम्युनिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा ही होता है कि हम इस चीज को समझते नहीं, और हम इतना ज्यादा, एक तो फीमेल वैसे जब बेबी को डिलीवर करती है तो फिजिकली एक उसके अंदर होती हैं, वीक होती हैं, और उनको इमोशनली भी इतना ज्यादा प्रेशराइज होता है फैमिली की तरफ से, मेल की तरफ से, हर मुख्तलिफ तरह के प्रेशर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है इससे कैसे कॉप अप किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फीमेल्स जो है हमारी सुन भी रही हैं, और ये कुछ को तो रियलाइज भी नहीं होता कि ये उस एकदम से रोना और ये करना, हाइपर हो जाती हैं, टेंशन में आ जाती हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये कितने अरसे का होता है, कैसे इसे कॉप अप किया जाए, प्लीज इसके बारे में बताएं। अच्छा, सिंस इसका भी मेरे पास क्लाइंट था, सो आई वुड जस्ट से कि ऐसा होता है, देखिए इस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, मतलब इस मतलब वैसे तो एवरी मेंटल डिजीज और मेंटल डिसऑर्डर इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट ये वो केस है कि जिसको आप सच कह रही हैं कि, और क्योंकि औरत की बात हो रही है ना, तो औरत की इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया ही नहीं जाता, लाइक बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक है। अगर औरत जरा सा इवन आफ्टर डिलीवरी थोड़ा सा अपनी तबीयत को भी लेके बैठ जाए कि नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, तो जो टिपिकल माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहा जाता है कि हाँ भाई सबने सबने जो है वो बच्चे किए हुए हैं, कि कोई अनोखी तो नहीं है, इस तरह की। तो वो जो कमेंट्स उनको आने शुरू हो जाते हैं उस औरत के लिए, हमने तो वो पराठे औरत, बनाना शुरू कर दिए थे अगले दिन ही खड़े होके किचन में। या हमने तो बाहर काम करना शुरू कर दिया था, हमने तो ये शुरू कर दिया था। इस तरह की जो बातें होती है ना, वो फिर मतलब एक एक चीज इंसान को समझनी चाहिए, मैं समझती हूँ हर इंसान को समझनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है। आई माई सेल्फ इज वेरी मच स्केर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक नो मैटर आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, बट प्लस क्योंकि मैं समझती हूँ कि कुछ हर इंसान के अपने अपने फियर्स होते हैं। सो ये वो पॉइंट है कि आई थिंक हर औरत इस चीज से घबराती होगी, डरती होगी। वो जो 9 महीने का टाइम होता है, फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम होता है, एक स्कैरी एक थॉट्स, हर चीज बचपन से बनाई जाती है। लाइक हम जब 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 सुनते हैं अपने दोस्तों से या दोस्तों की शादियों में, मतलब कुछ कुछ भी हमें सुनने को मिलती है इन्फॉर्मेशन, जब हम पढ़ाई करते हैं इसके बारे में, इट इज स्कैरी बिकॉज इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। सो वो जो पेन को इतना अरसे तक बर्दाश्त करना, और उसके बाद वो एक ट्रॉमेटिक पेन के साथ डिलीवरी होना, एक ह्यूमन बॉडी रेडी नहीं होती इस चीज के लिए, राइट। वी ऑल नो कि वो कितना एक्सट्रीम वाला पेन है, ठीक है। तो जब एक जनरली मैं आपको बात बताती हूँ ना, कि एक आदत को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं, एक नॉर्मल कोई भी आदत बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन लेकिन आप ये सोचें कि उस किसी भी, अब ये पॉइंट ऐसा है कि सोचें 9 महीने तक, लाइक, और उसके बाद एक ट्रॉमेटिक इवेंट, लाइक 21 दिन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 9 महीने की बात हो रही है। वो एक पेनफुल प्रोसेस, वहां पे आपके हार्मोनल चेंजेस, वहां पे आपकी इतनी मूड चेंजेस, आपकी इतनी मतलब सब कुछ हो रहा होता है, लाइक आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होता है, आपकी आपकी टेंशन हो रही होती हैं, आपकी रिलेशनशिप में आप मतलब आप चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, XYZ बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। एक औरत फेस करी होती है, और वो ऐसे इमोशंस फर्स्ट टाइम ही फेस करती है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अब क्योंकि इतने अरसे तक रहती है, तो अब इस चीज से जब गुजर जाती है, लाइक हो गई डिलीवरी, फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है बेसिकली कि यार इतना लंबा अरसा मैंने एक इस चीज में गुजारा है,
अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, अब वो सैडनेस में जा रही है, अब उसे स्ट्रेस आउट फील हो रहा है, अब उसे डिप्रेशन हो रहा है, अब उसका मूड मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसे खुद भी समझ नहीं आता कि जब इंसान, शायद कोई थॉट आए तो शायद इंसान उस चीज को चेंज कर ले, कोशिश करे तो चेंज कर सकता है, लेकिन अगर कोई बॉडीली फंक्शंस ऐसे हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि उसकी वजह से इंसान को मूड मूड स्विंग हो रहा है, उसकी वजह से सैडनेस हो रही है, आप मुझे बताएं, कोई इंसान नहीं उसको खुद से ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। कोशिश कोशिश सिर्फ ये हो सकती है कि उसको अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है, या उसे उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे टेंशन कम से कम, या तो ना दी जाए, तो अगर हो भी रही तो कम से कम, कि वो जिसको झेल सके, ठीक है। ऐसे टाइम पे उस औरत के लिए सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव हस्बैंड होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है, तब मैं ये समझती हूँ कि एटलीस्ट अपनी माँ तो होगी, वो नहीं तो अपनी सगी बहन या अपनी दोस्त, या कुछ नहीं है तो हैव अ जर्नल, ठीक है। सो मैं दो चीजें होती हैं, देखिए, एक होता है जर्नलिंग योर थॉट्स, और एक होता है एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, या एक्सप्रेसिव नोट्स, ठीक है। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि अपने थॉट्स को, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनको जर्नल करें, आप बैठ के स्पेसिफिक टाइम निकाल के आप देखें कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसे लिखना शुरू कर दें कि क्यों आ रहा है, थॉट इज कमिंग इन दिस, काफी सारी चीजें एक्सप्लोर होना शुरू हो जाती है। एक होती है एक्सप्रेसिव राइटिंग। एक्सप्रेसिव राइटिंग इज नॉट समथिंग कि स्पेसिफिकली बैठ कर आप टाइम निकाल के बैठ रहे हैं। एक्सप्रेसिव राइटिंग समथिंग कि जहाँ है, जैसे है, जब जो भी फील कर रहे हैं, take a piece of paper, take a pen or color anything and write whatever you want to write. Like गुस्से में, रो कर, anything. ये आपके ये आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, लाइक खुल के, क्योंकि सोसाइटी तो कह रही है ना कि भाई को तुम नया काम थोड़ी कर रही हो बच्चे पैदा कर रहे हो, राइट। तो आपको सप्रेस भी करना है अपने इमोशंस, तो सिंस आप वो इमोशंस सबके सामने नहीं निकाल सकती हैं, और फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं आपके बच्चे पे ना निकले, आपके शौहर पे ना निकले, तो इट्स बेटर कि आप एक्सप्रेसिव राइटिंग करें उस टाइम पर, ठीक है। आपको जो इमोशंस आ रहे हैं आप लिख लें, उन्हें लिखती जाए, और उसके बाद उन्हें लिखने के बाद उन्हें आई दिन फाड़ के फेंक दें, या उसे बना के उसे डस्टबिन कर दें, इस तरह के यू फील लाइटर। कुछ नहीं है तो थेरेपिस्ट, आजकल ऑनलाइन थेरेपिस्ट इतनी मौजूद हैं, इतना ऑनलाइन थेरेपी हो रही है इस पेंडेमिक की वजह से, आप किसी भी ऑनलाइन थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके आप जो है वो उससे बात कर सकती हैं, और यू विल फील बेटर अबाउट इट। डेफिनेटली ना, कथारसिस करना ही इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि एटलीस्ट आपको कुछ शोल्डर मिल गया टू क्राई ऑन, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी स्टेज में अगर आपको लगता था कि यू आर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन और समथिंग, आप प्लीज, मैं ये कहूंगी कि खुद से, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं, ऑब्वियसली उसमें मेडिटेशन भी आ जाती है, वो मैं इसके बारे में बात करूंगी आगे। मेडिटेशन कर सकती हैं आप, उसमें जो है वो डीप ब्रीथिंग कर सकती हैं, एक्सप्रेसिव राइटिंग कर सकती हैं, जर्नल कर सकती हैं अपने थॉट्स को, और अपनी सबसे अच्छा बेहतर हल ये है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे आप प्रोफेशनल हेल्प लें इस चीज के बारे में। या ओके, अच्छा, ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चों के साथ जैसे कि ये हो जाता है, चाइल्ड अब्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, हम ये केसेस इस वक्त देख भी रहे हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो उन बच्चों की पूरा कहते हैं कि मेंटल, उनका पूरा बचपन या जिस भी एज में हुआ था वो शैटर्ड हो जाता है, और वो इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि आगे शायद वो अपनी जिंदगी में, बहुत कम बच्चे ओवरकम कर पाते हैं, ज्यादातर बच्चे खामोश हो जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर ही अंदर रहती है, और वो फ्रस्ट्रेशन जब कभी पॉप आउट होती है तो उसके ही बड़े नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट होते हैं। पर ये जो एक चीज है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं, और ये जो इश्यू है स्पेसिफिकली कि ये चाइल्ड अब्यूज हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है, आप रोज न्यूज में कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं, और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ा है, पर ये सोसाइटी में भी पड़ा है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे वो भी सुन रहे हैं और उनको पता नहीं है पर वो सुन रहे हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हो गए। तो क्या लगता है कि ये सब चीजें जो है उस बच्चे को कैसे हेल्प किया जाए, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता। देयर वाज अ केस कि एक बच्ची थी, उसके साथ इस तरह से हो गया, और घर के ही किसी बच्चे ने कर दिया, तो उस बच्ची का जो बाप था, उस बाप ने उस अपनी बेटी से बात करना छोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती थी, हालांकि बच्ची को नहीं पता था, बच्ची छोटी थी और बच्चा बड़ा था। तो बाप ने बात करना छोड़ दी, बच्ची अकेली थी, और काफी ज्यादा बच्ची को बहुत ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं कि स्कूल में नहीं कॉप अप कर पा रही, फेल होती जा रही है, स्कूल से कंप्लेन है कि बच्ची जो, तो उस तरीके से, लेकिन नो बडी गोइंग टू अंडरस्टैंड।
अभी तक आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर सका, और वो बच्ची को कि तुम नालायक हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, तुम ये और ये, लेकिन कोई उसकी कंडीशन को नहीं समझ पा रहा। तो इस तरह के बहुत से इश्यूज हैं, और ये बहुत कॉमन चीज होती जा रही है हमारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि ये इससे कैसे बच्चों को हेल्प की जाए, और इस चीज को कम कैसे किया जाए? थैंक यू इजना फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत ज़रूरत है इसके बारे में अवेयरनेस की। देखिए द थिंग इज कि मैं इस तरह इसकी पीछे टेक्निकलिटी के ऊपर जाऊंगी कि समझने की कोशिश करें लोग कि क्या है इसके पीछे। जब एक इंसान, एक बच्चा, छोटा बच्चा या बच्ची, उसके साथ कोई अब्यूज हो रहा होता है, हरासमेंट हो रही थी, मोलेस्टेशन हो रही होती है, कुछ भी, ठीक है, गॉड फॉरबिड अगर ये सब हो रही होती है, उस टाइम पर करंट फीलिंग जो आती है उस बच्चे को, वो फील करता है हेल्पलेस, ठीक है, वो फील करता है निग्लेक्टेड फ्रॉम हिज और हर ओन पेरेंट्स, ठीक है। और क्योंकि जब वो अब्यूज और मोलेस्टेशन और ये सब चीजें हो जाती हैं, तो जब उस टाइम तक तो उसे इतनी क्लैरिटी, उसे पता है कि कुछ गलत हो रहा है, कि मुझे इस बारे में किसी को बताना नहीं है, लेकिन जब कल को अगर वो किसी को बताए या बड़े होकर इसको रियलाइजेशन होती है इसके बारे में, तो जो इमोशंस उसके आते हैं वो सबसे पहले आता है ये गुस्सा कि मुझे बचपन में निग्लेक्ट किया गया, आई वॉज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड। अगर मुझे नहीं निग्लेक्ट किया होता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता, ठीक है। उससे अपने पेरेंट्स पे शदीद लेवल का गुस्सा आता है, ठीक है। हो सकता है ये चीज बहुत, और यकीनन मैंने ऐसे केसेस देखे अपने आसपास होते देखे कि वो लड़कियां बड़े होके अपने पेरेंट्स से अलग हो गई, क्योंकि वो जो ब्रज बनता गया गुस्से का और वो ग्रजेस का, वो क्यों बना, वो ऐसे ही तो बना कि उन्हें समझा गया कि हमारे बच्चे तो हम उसे कि नॉर्मल किसी भी हालत में रख सकते हैं, he'll be happy, बट इतना ना उससे इस बारे में कभी बात की गई कि व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच। और अगर कभी की भी होगी तो नॉर्मल वे में करके, गुस्से में डांट डपट के, क्योंकि जैसे आपने केस बताया कि फादर्स भी ऐसे होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने उस बच्चे को ये कह दिया कि तुम्हारी गलती थी, आप सोचे छोटी सी उम्र में जिसने उसका कसूर भी नहीं था उसमें, उसे उस उम्र से बता दिया कि तुम्हारी गलती थी, और उसके बाद हर चीज में, कल को वो बड़ी हुई होगी, उसकी हर चीज में उस पर गुस्सा निकालेंगे कि ये है ही, जैसे आपने कहा, ये है ही फेलियर, ये है ही नालायक, ये है ही ऐसी। हर चीज में उस पर अटैक किया गया, हर चीज में उसे बोला गया कि तुम ही बुरी हो, सिचुएशन बुरी नहीं है, किसी और ने तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया, तुम बुरी हो, तुम ऐसी, तुम वैसी। अब उसकी सेल्फ स्टीम जीरो पर आ गई, सेल्फ वर्थ जीरो पर आ गई। तो आप मुझे बताएं, जब सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम जीरो पर है, तो वो स्कूल में कैसे परफॉर्म करेगी? वो नहीं करेगी। उसका एग्रेशन बढ़ेगा, उसका गुस्सा बढ़ेगा, कल को वो, खुदा ना खासा, वो सुसाइडल भी हो सकती है, क्योंकि जब जिन लोगों को ये लगता है कि शुरू से ही उनकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ नहीं बनाई जाती है और वो बिल्कुल जीरो पर होते हैं, तो फिर कल को अगर सोसाइटी भी उनको पूरे तरह से डील करे तो उनके पास कोई हल नहीं बचता बजाय इसके कि वो अपनी जिंदगी ले लें, which is really a bad thing, right? ये हम सबको फोकस करने की जरूरत है इसमें कि प्लीज खुदारा अपने बच्चों पे शेर की निगाह रखें, खास तौर पे निगाह रखें, क्योंकि अभी नहीं पता कि आप किस कारी साहब के पास जिसे उसे छोड़ रहे हो, या जिस जिस मेड के पास उसे छोड़ रहे हो, आपको नहीं पता, ठीक है, कि कौन कब किस तरह निकलता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि फीमेल मेड्स भी किस तरह निकलते हैं, हमें नहीं पता कि मेल सर्वेंट्स भी कैसे निकलते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने टीनेज लाइफ के साथ बहुत ज्यादा टीनेजर्स से बहुत ज्यादा काम किया है, तो मेरे पास आप यकीन करें ऐसे बहुत से केसेस आते थे कि जहाँ पे लड़की, मतलब जब वो छोटी थी तो वो अपनी फीमेल मेट से हरास हुई है, लाइक कैन यू बिलीव दिस, लाइक ऐसे भी हुआ है, ठीक है। लड़कों के तो अलग ही बात है ना, और फिर कि लड़की उन्हें किस तरह हरास करेंगे, मोलेस्ट करेंगे, दिस एंड ऑल। मैं समझती हूँ हर 3 में से एक लड़की या 2 लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि माइंडसेट और निग्लेक्शन और ऑब्वियसली पेरेंट्स की फुल अटेंशन नहीं है, एंड हमें नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें बच्चा आ गया दुनिया में, हाँ ठीक है आ गया, उसकी फाइनेंशियल चीजें पूरी करें, हाँ ठीक है पूरी करें, उसके खर्चे पूरे करें, हाँ ठीक है पूरी करें, उसके बाद इमोशनल कनेक्शन कहाँ है? जीरो, कुछ पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि बच्चे के साथ हमें कैसे कनेक्शन रखना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा आपके साथ, आप फिर बड़े होकर आप कंप्लेन करते हो कि नहीं हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। तो खैर बहुत सी चीजों में मैं समझती हूँ पेरेंट्स बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, और मैं कहती हूँ 90% पेरेंट्स जिम्मेदार है इस चीज के कि वो अपनी, और अगर उनकी औलाद के साथ कुछ उनके होते हुए बुरा हो रहा है तो वो कहाँ थे तब, यू नो, खुदा ना खास्ता कुछ और हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चोरी हो गई या कोई और मिस हैपनिंग हो गई समथिंग, वो चीजें समझ में आती हैं कि वो
किसी भी वजह से हो गई, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट घर पे नहीं थे, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ऐसी ऐसी चीज होना जो उसके लॉन्ग टर्म, उसकी जिंदगी भर के लिए उसके लिए ट्रॉमा बन जाए, मैं समझती हूँ यहाँ पर ना, यहाँ पे पेरेंट्स का कसूर है कि वो अपनी औलाद को अकेले किसी के साथ छोड़ा कैसे। आप कैसे किसी पे भरोसा करके अपनी औलाद को उसके हाथ पे छोड़ के जा सकते हो? यू कांट डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां आप अपनी जिम्मेदारी उठाएं। और ऐसे बच्चे जो अब इस चीज से गुजर चुके हैं, जो आपका सवाल था कि अब आप इस चीज को कैसे डील करें, पहली चीज तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के लिए यू नीड टू हैव अ थेरेपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं घर बैठकर ऑब्वियसली देखिए, जब जब चीजें ही खराब हुई हैं, वो खुद से अपने आप को नहीं ठीक कर पाएगा। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी ना कि अगर हाथ में चोट लग गई है तो आप खुद बाम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हाथ ही टूट गया अब आप खुद हाथ को सही नहीं कर सकते क्योंकि हाथ टूट चुका है। ठीक है, द डैमेज हैज बीन डन। नाउ यू नीड अ प्रोफेशनल डॉक्टर फॉर दिस, कि वो हाथ को जोड़े। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेरेंट्स हैं उसके और वो जानते हैं, रियलाइज करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ और हमसे गलती हो गई, तो पहले तो वो उस बच्ची से माफी मांगे और उसके बाद उसे थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। प्रॉपर ये एक लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है। आप प्लीज इसको फॉलो करें और प्रॉपर कंसिस्टेंट रहें और फिर देखें कि इंशाल्लाह फर्क आता है कि नहीं। ओके, नहीं, दिस इज वेरी गुड, बट डोंट यू थिंक कि हमें अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करने की भी जरूरत है कि उनको गुड टच बैड टच क्या होता है, स्पेशली फीमेल्स, अब जो बची हैं उनको मेल अपने क्या कहते हैं जैसे कि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनकी गोद में ना दें, और इस तरह की चीजें फीमेल्स को बताई जाए, क्योंकि मदर्स को नहीं आइडिया होता, जब तक होता नहीं तब तक हमें आइडिया नहीं होता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन सब चीजों को पता नहीं छुपा के रखा जाता है। बट दीज थिंग हैज टू बी, वी हैव टू बी वोकल, क्योंकि हमें बताना है लोगों को कि ये बुरी चीज है, लेकिन हम बुरी चीज को छुपा के रखते हैं कि या दैट इज सो राइट। मैं अगर आपको इसमें अपनी एग्जांपल दूं ना हंसना, तो मुझे अच्छे से याद है जब मैं बहुत छोटी सी थी, तो ऐसे मेरे ताया अब्बू मुझे प्यार करते करते उन्होंने ऐसे, हालांकि वो बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत तमीज़दार इंसान है, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ऐसे प्यार करते करते मैं उनकी गोद में आके बैठ गई और मतलब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं और हम मिलके खाना खा रहे हैं, तो मेरी मदर, आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरी सबके सामने मेरी मदर वाज लाइक कि मेरे ताया को बोला उन्होंने कि आई एम सॉरी भाई, अब बुरा मत बनाएगा, लेकिन मैं बेटियों का अलाउ नहीं करती किसी की भी गोद में बैठने के। और उसी टाइम मेरी मदर ने मुझे एक डेथ स्टेयर दिया है। ठीक है, और बोला कि आज के बाद तुम किसी की गोद में नहीं बैठोगी। हालांकि आई नो कि मैं बहुत छोटी थी, सब मुझे बस इतना हल्के हल्के फ्लैशबैक्स आते हैं, मैं बहुत छोटी थी, आई वाज हार्डली, मेरे ख्याल से ग्रेड 1 में होंगी मैं या प्रेप में होंगी आई गेस। सो उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो वो एक होता है ना, बच्चे तो छोटे होते हैं, जहाँ कोई चीज दिला दे या कोई आप आराम से अपने गले लगा लालच लेते हैं और या इस तरह से। तो मैं बैठ गई थी, लेकिन मुझे उस टाइम वो मुझे पॉइंट, अब जब मैं केसेस देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि हाउ माई मदर टुक केयर ऑफ अस, कि किस तरह उन्होंने खास ये बात बोली कि किसी की गोद में नहीं बैठना है, कोई आइसक्रीम के लिए बुलाए तो आप ऐसे नहीं जाना है। ठीक है, कोई कोई भी स्ट्रेंजर है आपने उसके पास नहीं जाना है, नो मैटर वो कितनी आपको लालच दे रहा है और समथिंग लाइक दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को, क्योंकि वो एज होती है, बच्चे की एज बचपन से, जब से वो पैदा होता है तब से लेके 5 साल या 7 साल की उम्र तक एक पर्सनालिटी बन रही होती है। उस टाइम पर अगर आप उस बच्चे को जो चीजें सिखाओगे वो उसको सारी जिंदगी फॉलो करेगा। अगर आप वो खुद करे ना करे, उसका माइंड जो बन चुका है, उसका अनकॉन्शियस माइंड में जो फीड हो चुका है, वो अब अनकॉन्शियस माइंड उसको एक्शंस के थ्रू दिखाएगा। या इट्स मोर लाइक दैट। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हम टीन एज में जाते हैं, मतलब हमारी जब टीन स्टार्ट होती है तो बहुत ज्यादा आपके तब इमोशंस आ रहे होते हैं, मेल्स और फीमेल कहते हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चे, लड़के तो घरों से बाहर चले जाते हैं बाद में, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव हो जाती हैं, क्योंकि एक तो प्रेशर हमारा, अब तो सोसाइटी चेंज होगी लेकिन स्टिल, क्योंकि वो टीन एज में जाती हैं तो 16 17 18 साल के में बहुत सी लड़की को तो ये कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अगले घर में जाओगी तो ये होगा, तो उनको तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कुछ फैमिलीज में कि नाउ यू आर गेटिंग मैरिड, यू हैव टू डू दिस दिस और दिस। कुछ में नहीं होता, कुछ में तो अब पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा करें, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो टीन एज के अंदर जो एक इमोशनली चेंज आता है बोथ मेल एंड फीमेल के अंदर, उसके अंदर पेरेंट्स को कितना ज्यादा समझने की जरूरत है, और सबको हमें मतलब फैमिली को भी कितना ज्यादा समझना चाहिए जब बच्चा टीन एज के अंदर होता है, उस इमोशनल एक क्रूज पर बैठा हुआ होता है, या यू कैन से रोलर कोस्टर राइड, उसके बाद इमोशन स्टेबल हो जाते हैं 20 के बाद। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि 3 एरियाज हैं। ठीक है, चाइल्डहुड, टीनेज लाइफ और फिर एडल्टहुड। ठीक है, क्या बड़े बड़े। सो
चाइल्डहुड से जब आप बाहर निकलते निकलते आप टीनेज लाइफ में जा रहे हैं, लाइक 12, 13, 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा बड़ा होके वो स्कूल में वो लोगों से, किस्म के लोगों से मिलता है, टीचर्स से मिलता है, उसके दोस्त बनते हैं, वो रियलिटीज उसको पता चलने लगती है लाइफ की। तो याद रखिएगा कि हर आने वाले स्टेप का इम्पैक्ट, मतलब पुराने स्टेप का इम्पैक्ट आने वाले स्टेप पर है, यानी कि चाइल्डहुड का प्रॉपर इम्पैक्ट टीनेज लाइफ पर है, और टीनेज लाइफ का प्रॉपर इम्पैक्ट आपकी अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड, 20s की एज में, 20 से 25 की एज में बहुत ज्यादा होता है टीनेज लाइफ इफेक्ट। सो क्योंकि आप टीनेज लाइफ में हैं, तो वो उसके अंदर चाइल्डहुड की चीजें हैं बहुत सारी, वही लर्निंग पैटर्न्स हैं, ठीक है। और उन्हीं लर्निंग पैटर्न्स की वजह से, और फिर वो लर्निंग पैटर्न्स और फिर नए लर्निंग पैटर्न्स आ रहे हैं जो कि अब दुनिया सिखा रही है। वो थे घर में, जो घर में सिखाया, खानदान में सिखाया, अब वो है जो दुनिया सिखा रही है। तो यहाँ पर इंसान जो है ना टीनेज लाइफ में, मैं समझती हूँ ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेज है। ये सबसे ज्यादा ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर आप बहुत इजीली इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत इजीली आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपको जैसा मोल्ड, जैसा शेप आप उस टाइम अपने आप को करेंगे, आपकी लाइफ एक्चुअली में आगे वैसे होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अर्ली 20s तक उसका इफेक्ट रहता है, तो बहुत से लोगों को अर्ली 20s में जाके समझ में आता है कि ओ गॉड, what have I've been doing in my life, right? Yeah. So it's very important to realize and understand the fact that इस एज ग्रुप में आपका कोई ऐसी इंस्पिरेशन या ऐसा टीचर या ऐसा दोस्त या ऐसा रोल मॉडल जरूर होना चाहिए जिसको आप देखें कि वो लाइफ में कामयाब है, एक अच्छे लेवल पे कामयाब है, और उसकी क्या एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज रही हैं, और आप उसको किस तरह से अपने उन चीजों से सीख सकते हो। ये नहीं कि आप उसकी तरह बनना चाहते हो, इट्स मोर लाइक उनकी कोशिश, उनकी मेहनत से वो क्या बने, तो वो कोशिश और वो लेवल ऑफ मेहनत कैसा था जो आपने अब अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, और फिर आपने जो बनना है अब आप वो बनोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एज ग्रुप में, और क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चे पेरेंट्स की ज्यादा नहीं सुनते हैं, ठीक है, वो होते ही ज्यादा बाहर की दुनिया के हैं, फ्रेंड्स के हैं, उनके लिए पेरेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अंटिल दे रीच 20s और समथिंग, तो उनको याद होता है कि अच्छा भाई हमारी अम्मा अब्बा भी थे कोई, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एज ग्रुप में बच्चे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैंने टीनेज लाइफ के साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो मैंने इस उम्र के बच्चों को पेरेंटल इश्यूज में बहुत देखा, लाइक पेरेंटल रिलेशनशिप सही नहीं है उनके आपस में, आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सही नहीं है। सो वो इसीलिए सही नहीं है बिकॉज इस उम्र में उनकी अपनी एक्सप्लोरेशन हो रही होती है, और माँ बाप अक्सर उनके ऊपर अपनी इम्पोजिशन कर रहे होते हैं कि नहीं हमारी सुनी जाए। लेकिन माँ बाप कंपैरिजन भी तो करते हैं कि देख उसके बेटे को देखा है, उसके बच्चे को देखा है, तो वो चीजें भी तो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है कि हम क्यों नहीं यही तो अच्छे मैं कह रही लगते हूँ हैं। ना, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि पेरेंट्स जो है वो अपनी इम्पोजिशन, अपनी चीजें इम्पोज, अपनी चीजें लाद रहे होते हैं ना उनके ऊपर, कि देखो ना अपने फला बेटे को देखो, या इनको देखो, या यहाँ पे देखो, वो कितना आगे पहुंच गया, तुम देखो अब तक नालायक बैठो, ये ना। तो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस उम्र में सुपरविजन जरूर रखें बच्चों के ऊपर, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने दें, जबरदस्ती मत करें, क्योंकि ये वो एज निकल गई जबरदस्ती करने वाली। यहाँ पर अगर आपने जबरदस्ती करना शुरू की तो वो शायद 1 साल सुने, 2 साल सुने, 3 साल, 3 साल सुने, 4th ईयर से वो बागी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जबरन जबरन जबर तो इस्लाम में भी मना है ना, उन्हें पता है, अल्लाह ताला को भी पता है कि जबर करने से इंसान रिबेलियस होता है, ठीक है। आप अगर उसे जबरन तौर पे नमाज और कुरान पढ़ाएंगे, वो शायद आपके डर से तो शुरू में पढ़ ले, लेकिन जब वो कल को अपने ओन पर आएगा वो नहीं पढ़ेगा, वो अल्लाह से भी दूर हो जाएगा, क्योंकि वो डर तो अल्लाह का पैदा नहीं किया गया ना, डर तो आपका अपना पैदा किया गया था कि नमाज कुरान पढ़ो वरना पिटाई होगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डर है ना उसको सही मायनों में इस्तेमाल करें, ठीक है। जिसका डर होना चाहिए उसका डर पैदा करें, जिससे अल्लाह का डर होना चाहिए उसका डर पैदा करें, लाइफ के तौर तरीके सिखाएं, लाइफ में क्या, क्योंकि आप बड़े हैं, आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, वो कॉल है ना हजरत अली का, कि जैसे तुम्हारी तरबियत हुई है वैसी तरबियत ना करो, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी एक्सप्लोर करने का मौका दें, लेकिन उनके दोस्त बने, ठीक है, उनके राजदार बने, उनके दोस्त बने, और उनको कहीं, उनसे शेयरिंग करें, अपनी चीजों को भी शेयर करें, उन्हें डिसीजन मेकिंग के अंदर लेकर आए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि जहाँ पे बच्चों की प्रॉपर तरीके से ट्यूनिंग एंड मॉडिफिकेशन हो रही होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी बिहेवियर को समझे, उन्हें एक्सप्लोर करने का टाइम दे, और उनकी बातों को भी सराहें, उनकी बातों को भी अप्रिशिएट करें, ताकि उन्हें पता हो कि कौन सी चीज हमारी सुनी जा रही है, कौन सी नहीं सुनी जा रही।
तो वो उस लिहाज से उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगी। या देयर इज एक सिचुएशन है, ये बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ पे, कि जब लड़का लड़की की शादी होती है हमारे यहाँ पे, तो लड़की से तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जैसे ही मतलब निकाह हुआ है उसके बाद तो वो बिल्कुल एक जो सांचे में है ना वो ढल जाए। लेकिन लड़के को कहा जाता है उसको अभी कहाँ, उसने जिंदगी में कहाँ देखा था, उसको तो इस चीज की समझ नहीं है। तो उससे एक लड़की के अंदर मेंटल डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लड़की से एक्सपेक्टेशंस का बात बहुत बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और लड़के को जो बिल बहुत ज्यादा ही, बिकॉज वी लिव इन अ पैम्पर्ड सोसाइटी, हम मेल को इतना ज्यादा पैम्पर्ड करते हैं अपने घर में हमारे के, आई डोंट नो, ठीक है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि रोल्स के ऊपर बात नहीं करी, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ओवर पोजेसिव हो जाती है मदर्स भी, मदर बहुत ज्यादा अपने बेटे को लेकर ओवर पोजेसिव हो जाती है, और लड़की को जो है हर चीज उसके ऊपर डाल देती है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लड़की आपके घर आई है तो उसको भी टाइम लगेगा चीजें समझने के लिए, जैसे चेंज का प्रोसेस लड़के के लिए टाइम टेकिंग है उस तरह लड़की के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इमोशंस है और ये जो सिचुएशन है जिसके अंदर एक लड़की जो है सबसे ज्यादा उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशन है, एंड देन वी हैव कि हम नहीं कह सकते, बीइंग अ फीमेल अगर हमने नहीं कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स ओके टू से नो, आई एम सेइंग कि इट्स ओके टू से नो, हमेशा हाँ या हाँ। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ये जो चीजें हैं? मैं समझती हूँ हमने बहुत जबरदस्त बात किया इसना। आई थिंक इट्स ओके टू से नो, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, दुनिया में हर इंसान के लिए होना चाहिए ये या कॉन्सेप्ट। बट क्योंकि आप स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए बात करिए, एंड यस ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक बचपन से एक लड़की के ऊपर प्रेशर होता है कि तुम्हें तो दिस इज नॉट योर परमानेंट होम, यू हैव टू गो समवेयर एल्स एंड दैट वुड बी योर परमानेंट हाउस। और वहां से अब तो मतलब यहाँ तक ही बोलते हैं, वहां से तो अब तुम्हारी जो है ना वो मतलब लाश ही आनी चाहिए, तुम्हें या वापस कभी रूठ के नहीं आना है, ठीक है। मतलब या इस तरह की बातें तक पेरेंट्स बच्चों को सिखा देते हैं, या बेटियों को स्पेसिफिकली। और फिर इतना प्रेशर देना है कि नहीं वो घर जैसा भी हो तुम्हें वहां बनाना है। अभी अभी लिटरली आपकी कॉल से पहले मेरे जिस क्लाइंट के साथ सेशन हो रहा था, दो ही इज अ मेल, ठीक है, और वो 2 साल से एक ऐसी शादी में बंधा हुआ है कि जहाँ पे फीमेल बहुत डोमिनेंट है, ठीक है। यू वोंट इवन बिलीव, क्योंकि बिकॉज दे लिव अब्रॉड एंड उनका वो वाला केस है। तो फीमेल बहुत डोमिनेंट है, उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है। तो यहाँ लड़का जो है वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो घर बचाने के लिए वो सारे काम कर रहा है जो एक फीमेल और उसकी फैमिली एक्सपेक्ट करती है। सो जैसे मैंने कहा कि लर्न टू से नो वाली चीज या सिर्फ फीमेल के लिए होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए, क्योंकि हम यूजुअली मर्दों को इस मामले में इग्नोर कर देते हैं। बट कि मैं समझती हूँ कि औरत के साथ भी जुल्म होता है, विच इज वेरी ओके, औरत के या साथ भी ज्यादातर होता रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों के साथ जुल्म नहीं होता। मेरा बस ये चीज है इस मामले में कहने का मकसद ये है कि प्रेशर आप बच्चे को जब दे रहे हैं तो आप साथ में ये भी उसे बताएं दैट यू विल हैव अ स्पेस टू टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है। तुम्हें कैसे काम करना है उसे दिखा, सिर्फ प्रेशर डालने से कुछ नहीं होता। आप प्रेशर के साथ अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं, आप बेहतर ये है कि आप उसे सिखाएं कि वो जो हम जिस बात का प्रेशर डाल रहे हैं उसको करना कैसे है। हम करना या नहीं सिखा रहे, हम बस प्रेशर या डाल रहे हैं। घर या संभालना है, घर से ही करना है, सास को देखना है, ससुर को देखना है, शौहर को देखना है, नन जिटानी व्हाटसोएवर सबका ख्याल रखना है, ऐसा करना है वैसा करना है, थिंग्स लाइक दैट। या तो वो इतना ज्यादा जो प्रेशराइज किया हुआ होता है, उससे एक काम भी ठीक नहीं हो पाता है, या या बड़ी मुश्किल से अगर वो कर भी ले तो उसके बाद इन दी एंड उसका खुद का सेल्फ कहाँ जाता है उसे नहीं पता, या राइट। फिर उसको अपने डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, फिर अपने या स्ट्रेसेस आने शुरू होते हैं, वल्नरेबल या पर्सनालिटी हो जाती है, छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग जाती है, कुछ साल के बाद उसको जहर लगने लगते हैं सब लोग, या ठीक है, क्योंकि वो विक्टिम हो जाती है ना, वो अपने आप को विक्टिम परसीव कर लेती है। तो इट्स या वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को या जिस बच्चे को आप समझा रहे हैं आप उसे कॉन्फिडेंस दें कि बेटा ये भी एक फैमिली होनी है, उस फैमिली को आपने अपनी फैमिली समझना है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के ख्याल में लग जाना है, बिल्कुल रखना है उनका ख्याल, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी फैमिली है, वो आपका ख्याल रखेंगे, आपने उनका ख्याल रखना है, ठीक है, बिकॉज इट्स गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट। आपने रिस्पेक्टफुली रहना है, आपने रिस्पेक्ट हासिल करनी है, लेकिन अपने आप को नहीं भूलना। डोंट ओवर डू स्टफ, कि अगर रात के 2 बजे तक भी वो कह रहे हैं कि हमारी टांगे दबाओ, तो that's wrong, right? You can't have, you have to have your personal space. या आपका जो रूटीन है आपने उसमें स्टक रहना है, आपने या अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, पेरेंट्स को बताना है बच्चों को भी कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, क्योंकि जब शुरू में लड़की नो नहीं कह पाती और बाउंड्री क्रॉस करवा देती है तो फिर बाद में उसके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। या सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज इन द स्टार्ट, ठीक है, सो दैट आपको आगे जाके मसले ना।
So इसी के साथ ही my last question था, क्योंकि time we have run short of time. So thank you so much, Sidra. It's a wonderful discussion, and you have shared screen with us on the very such important topic, because there is a numerous thoughts coming into mind. But I know some other day we will come, we'll invite you again and talk about these things, because Inshallah. these are the issue which are exactly prevailing in our society, in our country, and we need to fight back. तो आप जाते जाते कुछ अच्छी बात या कोई एंड नोट्स हमारी ऑडियंस के लिए कहना चाहें तो प्लीज शेयर विद अस. Okay, so there's too much to talk about right now, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि your self love must be stronger than the desire to be loved. ये हर इंसान सीख ले कि आपका खुद से प्यार करना ज्यादा जरूरी है. This is not selfish, this is not bad, this is not ego, this is something जो हम सबको सिखाया जाना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि आप जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, दुनिया आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी. आपको खुद को इम्पोर्टेंस देनी है, पहले खुद से प्यार करना है, खुद के लिए भी काम करना है, खुद भी सांस लेनी है, और फिर आपने अपने रिश्तों, क्योंकि जब तक आप खुद सही नहीं रहेंगे आप बाकी कुछ सही नहीं कर सकते. सो यस, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, और कोशिश ये करें कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं कि उनको मेंटल हेल्थ का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको ज़रूर उनके लिए सपोर्टिव सपोर्टिंग हैंड बने. आप उन्हें थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. ऑनलाइन इतने थेरेपिस्ट मौजूद हैं, ठीक है. आप जैसे रीलिव नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑनलाइन, उसके साथ में भी काम कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं. या जनरली देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं इधर उधर. तो आप प्लीज अपनी थेरेपी को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और कोशिश करें कि इस चीज को लाइटली ना लें. या दैट्स अबाउट इट. ओके, थैंक यू सो मच सिद्रा, थैंक यू फॉर योर टाइम. इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिएगा. PNY पिंक के प्लेटफॉर्म से फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और नए टॉपिक को लेकर. तब तक प्लीज़ ज़रूर सोचें, और अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो प्लीज़ उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं और उसकी हेल्प करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं और उसको और ज़्यादा ख़राब करें. प्लीज़ यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप इस टू मेक अ बेटर प्लेस दिस वर्ल्ड ही सिर्फ एक है कि हम एक दूसरे को समझे. दुनिया बहुत मुश्किल की तरफ जा रही है, सिर्फ प्यार से और अमन से ही जिंदगी जो है सब सुकून से गुजार सकते. तो प्लीज इसी के साथ हमें इजाजत दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सिद्रा. पाकिस्तान जिंदा.